नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट @12 में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। स्पेस सेक्टर का हो रहा है तेजी से विकास। ग्लोबल स्पेस इकॉनमी बढ़ेगी कई गुना, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का किया उद्घाटन। उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता वाले स्काई रूट के पहले ऑर्बिट रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के ओडिशा और उत्तर प्रदेश के दौरे पर। आज शाम ओडिशा विधानसभा को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की औपचारिक शुरुआत। कल राष्ट्रपति लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में होंगी शामिल। भारत स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय समारोह को करेंगी संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज IRS के ऑफिसर्स ट्रेनीज के साथ मुलाकात। उनकी ऑफिसर्स ट्रेनीज का किया मार्गदर्शन। संसद भवन परिसर के प्राइड के मेन लेक्चर हॉल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने कार्यक्रम को किया संबोधित। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान दिवस के अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गर्व। कहा, ये डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान बनाने में उनकी भूमिका के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। वे स्काई रूट के पहले ऑर्बिट रॉकेट विक्रम-1 का भी उन्होंने अनावरण किया। इस रॉकेट से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा सकता है। आज देश स्पेस सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा है। आज भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। और आज ये कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। मैं पवन कुमार चंद्रा और नागा भर डाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप दोनों नौजवान देश के अनेक यंग स्पेस एंटरप्रेन्योर्स, हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप दोनों युवाओं ने खुद पर भरोसा किया। आप रिस्क उठाने में पीछे नहीं रहे और इसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। देश आप पर गौरव कर रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। CDD 2025 का आयोजन रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय के तहत किया जा रहा है। 2 दिन के इस कार्यक्रम को 2047 तक विकसित भारत के लिए रक्षा सुधारों, तकनीकी परिवर्तन, नागरिक सैन्य एकीकरण और भारत की उभरती सुरक्षा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। The Indian Armed Forces have exemplified professionalism and patriotism in guiding the sovereignty of the India. During every security challenge, whether conventional, counter-insurgency and humanitarian, our forces have displayed remarkable adaptability and resolve. The recent success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrence strategy. The world took note not only of India's military capability, but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. I am happy to know that beyond its operational role, the Indian Defence Forces remain a pillar of national development. Apart from strengthening our frontiers, they have also helped in border area development through infrastructure, connectivity, tourism, and education. Today's geopolitical landscape is changing rapidly. The international system is being rewritten by contesting power centers, technological disruptions, and shifting alliances. New domains of competition, cyberspace, information, and cognitive warfare are blurring the lines between peace and conflicts. Guided by our civilizational ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, we have shown that strategic autonomy can coexist with global responsibility. Our diplomacy, our economy, and our armed forces together project an India that seeks peace but is prepared to protect its border and its citizens with strength and conviction. और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभा को संबोधित करेंगी। आज शाम 4:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। ओडिशा के इतिहास में ये पहला अवसर होगा जब कोई राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। कल यानी कि 28 नवंबर को राष्ट्रपति लखनऊ के ब्रह्मा कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी और इसके साथ ही 19वें राष्ट्रीय समारोह को संबोधित करेंगी। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज IRS के ऑफिसर्स ट्रेनीज के साथ बातचीत की। संसद भवन परिसर के प्राइड के मेन लेक्चर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। IRS ऑफिसर्स ट्रेनीज को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद के होने वाली प्रत्येक चर्चा राष्ट्र के विकास को दिशा देती है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार को सुगम, पारदर्शी और पूर्वानुमेय बनाना IRS के अधिकारियों की प्राथमिकता है। केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा या सेवा नहीं, टेक्नोलॉजी के अंदर भी मैं देख रहा हूं, विज्ञान के सेक्टर में देख रहा हूं, इनोवेशन के सेक्टर में देख रहा हूं। बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हो रहा है। मुझे खुशी है ये नए भारत का भविष्य निश्चित रूप से जिनमें बहुत आत्मविश्वास है, नई सोच, नई चिंतन है, नए इनोवेशन का सामर्थ्य है, चुनौतियों से लड़ने में आत्मविश्वास है। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर कुशलता मानव संसाधन के रूप में
भारत की होगी और इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करेगा तो उसकी सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा जनसांख्यिकी होगी और वही हमारी सामर्थ्य दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की दिशा तय करेगी। संघ लोक सेवा आयोग की शताब्दी वर्ष पर 2 दिवसीय शताब्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य यूपीएससी के 100 वर्षों के योगदान और भारत के लोकतांत्रिक और प्रशासनिक ढांचे में इसके महत्व को याद करना है। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान यूपीएससी के ऐतिहासिक योगदान, देश की प्रशासनिक प्रणाली में इसकी भूमिका और सिविल सेवा परीक्षा के महत्व पर सार्थक चर्चा हुई। साथ ही भविष्य में सेवा में सुधार और उम्मीदवारों की तैयारियों को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। It is indeed a moment to pay tribute to the sagacity of the founding fathers of our Constitution, those that envisioned the role of UPSC as a constitutional body. It is time to remember the wisdom of the visionaries who shepherded the Commission through its formative years. I also compliment the endeavors of successive generations of chairpersons, members, other officers and staff who have ensured that the Commission continues to live up to the principles of fairness and merit through these challenging years. Generations of civil servants drawn from various parts of our diverse country have carried forward the ideals of public duty, impartiality, and service to the nation. They have built institutions, preserved stability, implemented reforms, protected national unity, and upheld constitutional morality. Many of them have worked without recognition in different terrains through crisis and transitions. Today, as we celebrate UPSC's centenary, we honor them, all of them. Friends, the centenary is also an opportunity to reflect on the journey and evolution of UPSC as an institution. At the same time, it is also necessary to reflect on the challenges that we face today and introspect on the possible improvements, because no system is perfect. There is always scope to improve upon what it is today. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार नंबर हटा दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि UIDAI ने ये डेटा भारत के महापंजीयक कार्यालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिया है। इसमें ये भी कहा गया है कि कोई भी आधार नंबर कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दोबारा नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि जिस व्यक्ति की मौत हो जाने पर यह आवश्यक है कि उसका आधार नंबर हटा दिया जाए ताकि पहचान में धोखाधड़ी या उस व्यक्ति को मिलने वाले फायदे पाने के लिए ऐसे आधार नंबर के बिना अनुमति के उपयोग पर रोक लगाई जा सके। और इसी बीच UIDAI ने आधार नंबर धारकों से कहा है कि वे मृत्यु पंजीकरण अधिकारी से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की मौत की रिपोर्ट माई आधार पोर्टल पर अवश्य सूचित करें। प्राधिकरण ने इस साल की शुरुआत में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से माई आधार पोर्टल पर परिवार के सदस्य की मौत की रिपोर्टिंग नाम की सुविधा शुरू की थी। और कांग्रेस MP शशि थरूर की लीडरशिप वाली एक्सटर्नल अफेयर्स की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बुधवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रेसिडेंट अनीता डेमेट्रियो की लीडरशिप में साइप्रस में से आए पार्लियामेंट डेलीगेशन से आज के मुद्दों पर विचार के लेन देन के लिए मुलाकात की।
विदेश मामलों की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बुधवार को साइप्रस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रेसिडेंट अनीता डिमेट्रियो और उनके डेलीगेशन से मौजूदा ग्लोबल चुनौतियों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए मुलाकात की। कमेटी के सदस्य और कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत और साइप्रस के बीच एक दूसरे को पूरा करने वाली बातों पर चर्चा की और कई सेक्टर में सहयोग को लेकर सहमति जताई है। इससे पहले दिन में साइप्रस से आए डेलीगेशन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने भरोसा जताया कि भारत और साइप्रस के बीच सहयोग के सभी सेक्टर्स में रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रेसिडेंट ने कहा कि संविधान दिवस साइप्रस जैसे अच्छे दोस्त और पार्टनर के साथ अपने डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री अनुभव शेयर करने का एक अच्छा मौका है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत साइप्रस के रिश्ते सहयोग के सभी सेक्टर में और मजबूत रहेंगे। बुधवार 26 नवंबर को जब भारत अपने संविधान को अपनाने का दिन मना रहा था, तब पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भी बी.आर. अम्बेडकर की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण यूनेस्को में भारत के राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा ने यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल एनानी की उपस्थिति में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के अनावरण पर गर्व जताया और कहा कि ये डॉक्टर अम्बेडकर और भारतीय संविधान बनाने में उनकी भूमिका के लिए सच्ची श्रद्धांजलि थी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि आज संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। ये डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे संविधान को बनाने में उनकी भूमिका के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके विचारों, आदर्श अनगिनत लोगों को ताकत और उम्मीद देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष यानी 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। साथ ही IMF ने यह भी कहा है कि GST सुधारों से देश को अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बुरे असर से बचाने में मदद मिल सकती है। IMF ने अपने कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा भारत के लिए वार्षिक आकलन पूरा करने के बाद कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% की आर्थिक वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक GDP में 7.8% की वृद्धि हुई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि आगे देखते हुए एक एडवांस इकॉनमी बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को बड़े स्ट्रक्चरल सुधारों को आगे बढ़ाकर सपोर्ट किया जा सकता है, जो ज्यादा संभावित ग्रोथ को मुमकिन बनाते हैं। और भारत ने पाकिस्तान के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें उसने अयोध्या के राम मंदिर पर पवित्र झंडा फहराने की आलोचना की। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को पाखंडपूर्ण उपदेश देने के बजाय अपने स्वयं के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवा झंडा फहराने की पाकिस्तान की आलोचना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि पड़ोसी देश जिसका कट्टरता और माइनॉरिटीज पर दमन का बहुत खराब रिकॉर्ड है, उसे दूसरों को लेकर लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को दिखावटी उपदेश देने के बजाय अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। रणधीर जायसवाल ने वीकली ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमने रिपोर्ट की कई बातों को देखा है और उन्हें उसी बेइज्जती के साथ खारिज करते हैं जिसके वे हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के साथ कट्टरता, दमन और सिस्टमैटिक बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक हक नहीं है। We have seen the reported remarks and reject them with the contempt they deserve. As a country with a deeply stained record of bigotry, repression, and systemic mistreatment of its minorities, Pakistan has no moral standing to lecture others. Rather than delivering hypocritical homilies, Pakistan would do better to turn its gaze inwards and focus on its own abysmal human rights records.
नौसेना दिवस और ऑपरेशन डेमो 2025 की प्रस्तावना के रूप में भारतीय नौसेना ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी ऑडिटोरियम में नौसेना बैंड संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दक्षिण नौसेना कमान के 55 सदस्यीय भारतीय नौसेना बैंड की एक संगीत उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया गया। चलते चलते आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।